जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा की जो रोशन आनंद सर की बुक आई है उसी की सेट वन का डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बुक जो है क्वेश्चन बैंक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से भी और बढ़ जाती है कि इसमें जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। जो सर की बुक आई थी बिहार पुलिस के लिए, उससे देखा गया है 1 अक्टूबर को जो 2 पाली में एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें मतलब कि समझिए काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक की जो बिहार पुलिस की बुक है क्वेश्चन बैंक आई थी उस बुक के एनालिसिस से डायरेक्ट वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए थे। दोनों पाली में अगर देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन उस केवल बुक से मिल गए थे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाला बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक से। तो ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, ये भी दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और एक सेट को यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर देखेंगे आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहता है तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है। देखिए, तो ये है बिहार दरोगा सेट वन। ठीक है, तो जिनके पास ये बुक नहीं है वे जाके मार्केट से ले लें। और अगर आपके नज़दीकी शहर में या आप किसी गांव में रहते हैं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो इस बुक का पूरा फ्री PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र, और देखिए कब का है, परीक्षा तिथि 11 मार्च 2018 प्रथम पाली के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये है असम की। ठीक है, आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, बट इसका जो यहाँ पे देखिए एनालिसिस दिया है ना, जो यहाँ पे सर जो एनालिसिस किए हैं उत्तर सी लिख के सारा एनालिसिस है, इस एनालिसिस से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं, समझे। तो चलिए इसको अब हम देखते हैं पूरी एनालिसिस को। देखिए, तो सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ठीक है, अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए यहाँ पे कहा जाए 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है, मतलब कि 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और अन्य शास्त्रीय नृत्य है। देखिए भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार निम्न हैं: यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। इनमें से जो ये नाम दिया गया है, इन लोगों को डायरेक्ट नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और चलिए दूसरा देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो आपको कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों में कॉमन नेम है, दोनों के नृत्यांगना हैं। और देखिए 3 नंबर है ओडिसी। यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसी, रानी कर्ण आदि हैं। चौथा है कथकली, केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार हैं वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। देखिए यहाँ पे भी मृणालिनी साराभाई नाम आ गया, मतलब कि उनको कथकली भी आता था। अब चलिए देखते हैं कथक नृत्य, उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, आप सभी जानते होंगे क्योंकि कथक एक काफ़ी प्रसिद्ध नर्तक थे बिरजू महाराज। कथक शब्द का अर्थ कथक को नृत्य रूप से कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था।
तो देखिए कई बार एग्जाम में इसका प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। इस नृत्य के कलाकार निम्न हैं: बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारी देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मलाविका सहकारा आदि। और 6 नंबर है मणिपुरी नृत्य। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रसंग प्रमुख है। कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। इसके मुख्य कलाकार हैं अमली सिंह, आतंब सिंह, नलकुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनी, गोपाल सिंह आदि। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झावेरी बहनी जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो मणिपुरी नृत्य से। इसके आगे देखिए, अगला है मोहिनी अट्टम। यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी आदि। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट का है 7 तक हो गया। 7 आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो ये किया गया था सिंदरी में। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में खोला गया। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश है। पोटेशियम फर्टिलाइज़र का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में पोटेशियम फर्टिलाइज़र का आयात किया जाता है, मतलब कि पोटेशियम फर्टिलाइज़र भारत में नहीं बनता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, जो गोदावरी नदी के तट पे है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, मतलब कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। देखिए, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाते हैं। अब चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो। समस्थानिक परमाणु संख्या समान मतलब कि स्थान समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो सकता है हो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। अगला देखिए, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है जिसका 27 समस्थानिक है। ऑक्सीजन के 3 हैं यहाँ पे बताया गया है। देखिए, वो 16, वो 17, वो 18, ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है। समस्थानिकों के उपयोग, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि समस्थानिक की क्या उपयोग है। तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक I-131 का प्रयोग होता है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है संभारिक। संभारिक आइए देख लेते हैं किसे कहा जाता है। तो तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान हो। यहाँ पे देखिए, संभारिक में द्रव्यमान संख्या मतलब कि भार समान लेकिन परमाणु संख्या असमान हो तो संभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन 18
और कैल्शियम 20। देखिए आर्गन का भी द्रव्यमान 40, कैल्शियम का भी द्रव्यमान 40, ये दोनों हो गए समभारिक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ट्राइटियम दिया है, तो इसका भार जो है द्रव्यमान 3 हो जाएगा, भार नहीं द्रव्यमान 3 हो जाएगा, और हीलियम का भी द्रव्यमान 3, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के समस्थानी। अब इसके बाद देखिए आगे लिखा है सम न्यूट्रॉनिक्स। तो सम न्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन A माइनस Z का मान समान होता है। मतलब कि न्यूट्रॉनों की समान संख्या जिसमें समान होगी उसे समान न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। जैसे लिथियम 7 और बेरिलियम 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 4। यहाँ पे 7 में से 3 गया, यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या 4, तो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए हीलियम ट्रिटियम दिया है, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इसका हो जाएगा आपको परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2 हो जाएगा। ट्रिटियम में और हीलियम में 4 माइनस 2, इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक्स। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो एक ये गुरु अंगद ने देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। अब चलिए आइए देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए कहा जा रहा है गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। देखिए सिख धर्म के संस्थापक पूछ देता है कई बार, तो ये थे गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, कथन है और तर्क। एजम्पशन एंड रीजन दिया जा रहा है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो देखिए इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है। कथन ए और तर्क दोनों सही है, और रीजन जो है वो कथन का व्याख्या करता है, पुष्टि करता है। भारत के अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये बड़ी भू आकृतियों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति में लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयी अफवाह। हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ 12मासी हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ और जलप्रपात भी बनाती हैं। और नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इसका कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए डायरेक्ट कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव विहार अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। तो देखिए हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों में हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधी नदी तंत्र, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र, यह अपने द्रोणीय और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
चेमायुंगडुंग हिमनद में है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और इसी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये है 4, और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बस एक डेमो वीडियो है, और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसी प्रकार से इस सारे सेट का, जितने भी इस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, सारे सेट का डिटेल्स एनालिसिस ला के दे दूँगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नहीं, अगर आप लोग वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैं बताया हूँ पढ़ने का यहाँ पे तरीका, इस प्रकार से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके और पूरे एनालिसिस को पढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इस एनालिसिस से है ना, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो और बता दें कि हम 1 से लेके इस 20 तक, शायद 20 ही है, इस 20 से 21 है इस क्वेश्चन बैंक में सेट। तो जितने भी सेट है सारे को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से जाके आप फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।